This should be your first day for the preparation of the NORCET 11. Hello future nursing officer, I am an ex-nursing officer from the AIMS and currently I am working in the railway as a nursing superintendent. This video is basically for those aspirants who are preparing to appear in the NORCET 11 जो upcoming exams आने वाला है. Already NORCET 10 का मेंस का रिजल्ट आ चुका है. बहुत सारे ने उसमें अपियर किया. किसी किसी का सिलेक्शन हो गया है, किसी किसी का नहीं हुआ है. एक बार में सबका नहीं होता है. मे बी इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, बट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम्स में अपियर करोगे तो खुद को पूरा बेस्ट बना के अपियर करना. सो दिस शुड बी योर मोटिवेशन. जो लास्ट एग्जाम्स में हो गया है उसमें जो गलती हुआ था उसको रिपीट मत करो. फ्रॉम टुडे जस्ट स्टार्ट लाइक अ फ्रेशर्स. दिस शुड बी योर फर्स्ट डे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द NORCET 11. जो लास्ट आपने किया, आपको पता है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ है, कौन सा एरिया आपका वीक एरिया है. अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो वो वाला पहले फाइंड आउट करो, देन प्रिपरेशन में आगे बढ़ो. सो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो NORCET 11 जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, आज सबके लिए ये वीडियो है. मैं ऑलरेडी मेरा स्ट्रेटेजी NORCET 9 और रेलवे के लिए भी प्रिपरेशन गाइड के ऊपर वीडियो अपलोड किया. बट अभी जो एग्ज़ाम्स का ट्रेंड भी चेंज होता है, हर एक एग्ज़ाम्स में नया नया चेंज आता है. मैं जो स्ट्रेटेजी में प्रिपरेशन लिया है वो थोड़ा आपको अप टू डेट करना है. ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाला है जब मैंने एग्ज़ाम्स दिया था NORCET. सो वो बहुत पुराना हो गया. उसके बाद मैंने NORCET 7 दिया था, 8, 9, 10 हो गया, अभी 11 आने वाला है. सो आपको जो अभी का जो एग्ज़ाम्स पैटर्न एंड ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन लेना है. ऐसा नहीं है कि मैं NORCET 1 वाला जो प्रिपरेशन लिया था NORCET 11 में वो वाला अप्लाई पूरा मतलब 100% वो स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकोगे, बट उसमें 90% सिमिलर होगा. अभी यूट्यूब में और कहीं भी प्लेटफॉर्म में अभी का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन गाइड आपको बहुत सारा मिलेगा. पहले इतना नहीं था. जो लोग NORCET 1, 2, 3, 4 में था उन लोगों के पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं कि कैसे प्रिपरेशन लेना है. अभी बहुत सारा ऐसे यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिलेगा कि क्या क्या करना है. ऐसे ही सबका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सबका ऑलमोस्ट 70% सिमिलर ही होता है. जो खुद का कुछ होता है वो आपको भी पता है, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हो. तो आपका जो पॉजिटिव एरियाज है, कौन से एरियाज में आप वो वाला उसको ट्रिगर करके आप वो गोल अचीव कर सकोगे, आपके पास है. किसी ने मेमोराइज अच्छे से कर सकते हैं, किसी का एक टॉपिक पढ़ने के लिए 30 मिनट्स लगता है, किसी का 2 आवर्स लगता है. तो वो आपका कितना ब्रेन आपको कितना हेल्प करेगा, आपका खुद का ब्रेन आपको कितना साथ देगा, वो आपके ऊपर है. बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको याद रखना है. फर्स्ट फॉरमोस्ट होता है आपका माइंडसेट. ये कभी भी मैंने हर एक स्ट्रेटेजी में बोलती हूँ कि आपका माइंडसेट पहले, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है आपको उसके ऊपर पहले वर्कआउट करना है. उसके ऊपर पहले आपको वर्क करना है कि मुझे ये वाला एग्जाम्स क्रैक करना है. इट कैन बी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अटेम्प्ट. आपके पास बहुत टाइम है. अभी हर एक साल में दो बार NORCET हो रहा है. NORCET, RRB, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसिस्टेंसी. क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ भी हो जाए, कुछ भी पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ भी सिलेबस, कुछ भी स्टडी मटेरियल हो जाए, बट यू हैव टू कंसिस्टेंट इनफ. ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी. द पॉइंट इज दैट I was consistent enough in my routine. I never cheat on my routine. You have to stick on your routine. It can be 4 to 5 hours of your daily study routine. It can be 6 to 7 hours according to your convenience. If you are working, somehow you get to arrange some time of 3 to 4 hours, not more than that. But if you are not working, then you have more time. So according to your convenience, you should prepare your routine. इफ़ यू आर स्टूडेंट, ऐसा भी बहुत सारे हैं कि अभी NORCET 11 के लिए ना हो कि NORCET 12 और 13 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो. आपके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप पहले आपका जो एकेडमिक जो पर्टिकुलर सेमिस्टर में हो उसके ऊपर फोकस करो, और उसका जो वो सेमिस्टर में जितना सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस करो. आप अगर अभी 8th सेमिस्टर में हो तो 8th सेमिस्टर में जितना बुक है वो पहले करो. वो अगर आपका टाइम मिल रहा है तो उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव बुक्स है वो ख़त्म करो. So that's the only thing. Your self-determination and consistency will reach you to your dream institute. So never cheat on that. Then the study material and study content. मैं हमेशा बोलती हूँ कि always focus on your quality, not the quantity. Number of books, number of coaching institute, number of study material ये मैटर नहीं करता है. अगर मैं मेरी बात करूँगी तो मैं टारगेटेड एंड पीआर ज़्यादा बुक का थ्योरी एंड MCQ पढ़ के ही 3 एग्जाम्स क्लियर किया.
बट अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि वही बुक करो, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। किसी किसी के पास टारगेट हाई नहीं है, वो एनक्लेक्स एंड पीआर जादव करके उसका सिलेक्शन हो गया। किसी किसी का टारगेट हाई एंड पीआर जादव में हो गया। किसी के पास पीआर जादव है, टारगेट हाई है, मिशन परिचारिका है, 3 बुक करके क्रैक किया। किसी के पास मिशन परिचारिका है, पीआर जादव है, ये बुक करके क्रैक किया। सो दैट द थिंग इज दैट आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, वो मैटर करता है। कितने बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसे नहीं कि आप कितना बुक पढ़ रहे हो, वो मैटर कभी भी नहीं करता है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हो कि मेरे पास मिशन परिचारिका है, टारगेट हाई है, पीआर जादव भी है, मैं सारा कंप्लीट कर लिया, अभी क्या मुझे एनक्लेक्स करना चाहिए, अभी क्या दूसरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए? आई ऑलवेज से नो टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि इफ यू हैव 3 बुक्स दैट्स इनफ, इफ यू हैव 2 बुक्स दैट्स ऑल्सो इनफ। आपके पास 3 बुक है, यू अफोर्ड इट टू बाय, सो इट्स एनफ। और क्यों इतना कुछ नहीं करना होता है। सो वो बार बार रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम है, वो बुक कंप्लीट हो गया मतलब ये नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन याद है, सो रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आपका सेल्फ एक्यूरेसी गेन होगा, उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आपका कम हो जाएगा, और आपका जो बेसिक डे बाय डे अगर हर एक रिविजन में आपका बेसिक और भी स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से एक्यूरेसी में बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट, नॉट द क्वांटिटी, ऑलवेज द क्वालिटी। मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, एनक्लेक्स, पीआर जादव, टारगेट हाई, मिशन परिचारिका, all the books are very much good for clearing NORCET, RRB, SIC, DSSB, SGPJ, every exam, MSc exams, entrance exam, ये book enough है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड द यूट्यूब चैनल। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अच्छा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा है। सो कभी भी आपको बेस्ट ढूंढना नहीं है। यू नो द बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो एस्पिरेंट फर्स्ट रैंक आ रहा है उसका हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका फोटो है। क्यों है? दिस इज द बिजनेस स्ट्रेटेजी। नेवर एवर फॉलो दैट। वट एवर इंस्टीट्यूट यू कैन अफोर्ड, गो फॉर दैट। मैंने सेल्फ स्टडी किया, वो अलग बात है, बट इफ यू आर थिंकिंग कि मुझसे सेल्फ स्टडी करके नहीं होगा, सो ऑलवेज गो फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको स्पून फीडिंग करके वो वाला कंटेंट आपको नहीं खिलाएगा। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड। सो जस्ट फॉर द गाइडेंस ओनली गो फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज़ अफोर्डेबल। यूट्यूब चैनल के लिए भी मैं सेम बोलूँगी, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल भी है, आपको भी पता है। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट और टॉपिक, गो थ्रू दैट वीडियो इन द यूट्यूब। एक वीडियो प्ले कर रहे हो एक टॉपिक के ऊपर, अगर आप फर्स्ट 1 मिनट में ही समझ जाओगे कि उसका नेक्स्ट कंटेंट कितना अच्छा होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे इतना कुछ नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, 1-2 मिनट देख के उसको डिस्कस कर दो। नेक्स्ट और दूसरा जो वो टॉपिक में, ये करके आपको फाइंड आउट करना है। आपको किसी ने आपको नहीं बोलेगा कि वो पर्टिकुलर वीडियो देख के आपका हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो वीडियो अच्छा लगा उसमें, क्योंकि मेरा जो नॉलेज चाहिए था, मेरा नॉलेज शायद 50% है, मुझे 50% दूसरों किसी से चाहिए था, दूसरा किसी से चाहिए था और 50%। सो वो मिलके मेरा 100% नॉलेज क्लियर हो गया। आपका बेसिक नॉलेज अगर 70 है, आपको ओनली 30% चाहिए। सो उसके लिए वीडियो ढूंढो। अगर आपका 20% है तो आपको उसके लिए भी 80% ढूंढना पड़ेगा जहाँ मिलेगा। अगर वो बुक में मिलेगा तो बुक में, अगर कुछ यूट्यूब वीडियो में भी मिलेगा, गो फॉर इट। नेक्स्ट कम टू द रूटीन, जो स्टडी रूटीन, स्टडी पैटर्न। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, कि आप वर्किंग हो, आप फ्रेशर्स हो, नॉट वर्किंग हो, आपका मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है, सो ये वाला आपको एसेस करके स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा। मेरा बहुत कम टाइम में सिलेक्शन हुआ, प्रिपरेशन टाइम इतना मेरे पास नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं कभी कभी 10 to 12 आवर्स, कभी कभी 12 to 14 आवर्स, कभी कभी 8 to 10 आवर्स। सो 8 to 14 आवर्स के बीच में मेरा था। ऑलमोस्ट एवरेज 10 आवर्स डेली पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास 2 महीने भी नहीं था, 50 डेज जैसे टाइम था। तो नॉर्सेट के लिए मेरे पास इतना कम था, बट नॉर्सेट के बाद मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था। रेलवे के टाइम में मेरे पास तो कुछ भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्स में वर्किंग थी। सो उस टाइम मेरे पास बहुत ही कम था। मैं जस्ट RRB एग्जाम्स के लिए मैं सिर्फ टारगेट हाई एक बार पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नॉर्सेट के लिए मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेरा नेक्स्ट हो गया। उस टाइम मैं 3 घंटा भी नहीं पढ़ाई किया था जब रेलवे का एग्जाम्स दिया था, बट नॉर्सेट के लिए मैं पढ़ाई किया, आई एडमिट इट।
मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि मैं 4-5 आवर्स पढ़ के मेरा 2 महीने में सिलेक्शन हो गया। मेरा टाइम कम था तो इसलिए मैंने 10 आवर्स एवरेज स्टडी किया। बट अगर आपके पास अभी 6 महीने हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट प्रिपेयर, अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टडी प्लान प्रिपेयर करना है। स्टडी प्लान अगर आप बोलोगे कि क्या स्टडी प्लान करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आपको नॉर्थ सेट के लिए मैं बोलूँगी दूसरा माइनर सब्जेक्ट्स पूरा छोड़ दो। अभी जो मेजर 6 सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ही फोकस करो। माइनर सब्जेक्ट्स आप अगर 10 डेज माइनर सब्जेक्ट्स में दोगे तो आपका माइनर सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएगा जितना एम्स में, जितना नॉर्थ सेट में आएगा। बट 6 जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें जो पेडियाट्रिक, साइकियाट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सो 6 सब्जेक्ट्स आप पहले फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट्स है आप कभी भी डोंट गो फॉर द 4th ईयर का सब्जेक्ट, 3rd ईयर का सब्जेक्ट। ऑलवेज थिंक कि दिस इज माई फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन। सो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो पहले ख़त्म करो। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर ऐसे करके सब्जेक्ट को चूज करो। आप तो पहले कॉन्फ्यूज हो जाते हो कि कितना आवर स्टडी करना है, उसका मैं बोल दिया। उसके बाद कॉन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सो उसका भी आंसर मिल गया। ऑलवेज फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज करो। एंड देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बोलती हूँ क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 2 स्टडी मटेरियल रहता है। इट कैन बी योर फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट कैन बी योर बुक। एक स्टडी कंटेंट में सारा कुछ नहीं मिलता है, सो एटलीस्ट 2 चाहिए। सो है एक बुक से एक सब्जेक्ट करो, दूसरा बुक से और एक सब्जेक्ट्स करो। सो पार्ट डे 2 सब्जेक्ट्स ही काफ़ी होता है। सो अगर आप पीआर जादव से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कर रहे हो, सो टारगेट हाई से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करो, हो गया। सो साइमल्टेनियसली आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तक पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद रिवर्स कर दो बुक को। इससे पीआर जादव से मेड सर्च एंड टारगेट हाई से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें क्या हो जाएगा, 2 बार आपका रिवीजन, मतलब एक बार पूरा किया और एक बुक से करने के बाद वो वाला चीज़ रिवीजन भी हो गया। सो ये हो गया। देन जो कॉम्बिनेशन आपको लेना है वो कॉम्बिनेशन लेना है आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड द पेडियाट्रिक नर्सिंग। वो भी 2 बुक से साइमल्टेनियसली ऑल्टरनेट करके करके पर डे 2 सब्जेक्ट्स करो। देन लास्ट ऑप्शन साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड द ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी। हो गया आपका 4 ईयर का 6 मेजर सब्जेक्ट हो गया। सो उसके लिए कितना टाइम आपको ऐसे सेट करना है। सो 6 मंथ्स नहीं है, 5 मंथ्स है। सो आपको 3 महीने, आप अगर बहुत स्लो प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपका अगर नहीं होता है कि मेरे से इतना क्विक स्टडी नहीं होता है, मेरा ब्रेन थोड़ा टाइम लेके प्रोसेस करता है, तो आप 3 मंथ्स ले लो। 3 मंथ्स आपको 6 बुक कंप्लीट करने के लिए ले लो फ्रॉम 2 बुक, नॉट ओनली 1 बुक, फ्रॉम 2 बुक। मतलब एक रिविजन भी हो जा रहा है और एक बार तो पूरा हो ही रहा है। सो फर्स्ट मंथ ले लो फॉर द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेड सर्च, सेकेंड मंथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पेडियाट्रिक नर्सिंग, लास्ट मंथ मतलब 3rd मंथ साइकियाट्रिक एंड ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी। सो हो गया। नेक्स्ट 10 डेज और 15 डेज ले लो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए, हो गया। पूरा आपका 2 बार पूरा बुक खत्म हो गया। देन क्विक रिवीजन के लिए पहले आप बेसिक्स तो क्लियर करो, रिवीजन के लिए लास्ट 2 मंथ्स तो है ही। ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए क्योंकि आप तो पहले ही टारगेट नहीं कर पाते हो कि कौन सा महीने में क्या क्या सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है। इसके वजह से भी बहुत हड़बड़ी हो जाता है, तो आपको बहुत मेंटल कन्फ्यूजन में, बहुत एक्यूरेसी में उसका इम्पैक्ट आता है। सो हो गया। देन द थ्योरी एंड एमसीक्यू तो आपको फॉलो करना है। नॉन नर्सिंग थ्योरी हो गया। एमसीक्यू भी आपको पार्ट डे, अभी न्यू प्रिपरेशन स्टेज में हो, अभी बेसिक क्लियर करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 200 to 250 पर डे एमसीक्यू का टारगेट रखो। उसके लिए अलग टाइम रखो, थ्योरी के लिए तो अलग टाइम रखो, एमसीक्यू के लिए अलग टाइम रखो। एंड नॉन नर्सिंग अभी करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। 3 महीने सिर्फ ओनली फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। देन अनदर थिंग इज दैट जो रिकैपिचुलेशन, जो पूरा दिन पढ़ाई किया उसके लिए एक अलग सेशन रखो क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके लिए जो सोने के टाइम में 1 आवर टाइम रखो, वो खुद से करो, सो के करो, बैठ के करो, ऐसे करके जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करो, जो जो गोल्डन पॉइंट्स है वो याद करने के लिए कोशिश करो। सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। नाउ योर 3 मंथ फॉर द बेसिक क्लियर एमसीक्यू, उसमें आपका बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू का भी बुक कंप्लीट हो जाएगा।
सो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, गाइडेंस थोड़ा सा मिल गया कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या क्या करना चाहिए मुझे। सो उसके ऊपर फोकस करो। आफ्टर 3 मंथ्स व्हाट यू विल डू, आई विल गाइड यू। इसके बाद भी कुछ डाउट है, जस्ट कमेंट डाउन एंड टुमारो आई विल पोस्ट सम आंसर्स फ्रॉम योर क्वेरीज, जो मैंने कुछ दिन से मेरा कमेंट सेक्शन में नोटिस किया। सो पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन लेके मैंने एक Q&A जैसा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा एक वीडियो पोस्ट करूंगी। आई होप जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। सो अभी जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड MCQ प्रैक्टिस। आई एम हियर टू गाइड यू। बाय बाय।